है आपका अपने YouTube चैनल अंकुरम एकेडमी डिजिटल पर। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और अभी तक हमने पढ़ लिया हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे जो हमें वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण आपको पता है कि मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, उस ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वर्ण के प्रकार क्या हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। जिसमें से हमने देखा कि स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने सबसे पहला प्रकार देखा था मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पहला स्वरों के प्रकार पढ़ रहे थे हम, स्वरों के प्रकार। और स्वरों के प्रकार की बात करें तो इसमें पहला प्रकार आता है मात्रा या उच्चारण। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर। तो हमने जब देखा कि मात्रा और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने यहां से देखा, एक तो देखा था हर्ष स्वर, और दूसरा हमने देखा था दीर्घ स्वर। ये बस मैं रिवीजन करा रहा हूं। जब भी आप पढ़ने बैठे तो कॉपी और पेन साथ में लेकर ही बैठे। इससे पहली वाली वीडियो मैंने ये बता दिया है, लेकिन यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं इसमें कि स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार हम देख रहे हैं मात्रा और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर की बात करें, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो ये चार होते हैं हमारे, अ, ई और उ और री। ये चार स्वर होते हैं हर्ष स्वर। बाकी जो बचे स्वर है वो है हमारे दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आ जाते हैं, बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा उ और ए, ऐ और ओ, औ। ये स्वर हमारे दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। तो ये कितने हैं, 2, 4, 6 और एक 7, और इधर है हमारे 4। तो कुल स्वर जो होते हैं, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या की अगर बात करें तो हमारे पास कितने हैं, 11 स्वर है। 11 स्वर है। अब बात आती है कि एक स्वर और होता है जिसका नाम है प्लुत स्वर। पर प्लुत स्वर जो है वो हिंदी में नहीं होता। प्लुत स्वर का मतलब होता है कि जब अगर हम किसी को पुकारते हैं तो पुकारने में जो अधिक समय लगता है तो वो एक प्लुत ध्वनि में बदल जाता है। जैसे अगर कोई खाली कमरा है और खाली कमरा में हम एक बार अगर आवाज दे दें तो वो आवाज की जो गूंज है वही तुम्हारी क्या कहलाती है, प्लुत स्वर में बदल जाती है या प्लुत स्वर कहलाती है। तो बात करें हमारे हिंदी में जो कुल स्वरों की संख्या होती है वो होती है 11। अब इन्हीं में से एक स्वर और देखा जाता है कि एक तो प्लुत स्वर हो गया और दूसरा होता है हमारा संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वरों की बात करें तो संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर पहले तो ये देख लेते हैं कि होते क्या है संयुक्त स्वर। तो वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से
स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। अब वे स्वर कौन से हैं जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। तो हमारे ऐसे 4 स्वर हैं जो दो स्वरों के मिलने से बनते हैं। 4 कौन कौन से स्वर हैं? एक ए, ऐ और ओ, औ। ये 4 स्वर हैं। ये स्वर हमारे कौन से हैं? संयुक्त स्वर है। अब ये बने किससे होते हैं? तो हम बात करें जैसे आ या बड़ा आ, जब योग करेगा ई और बड़े ई से, तो बनने वाली क्या आगे जो स्वर बनेगा वो बनेगा ए। अब ए अगर इनके साथ योग करती है तब जाके बन जाती है बड़ी। इसी प्रकार अगर बात करें इधर, तो जैसे बड़ा आ या छोटा आ योग करता है किससे? ऊ या बड़े ऊ से, तो बनता है हमारा ओ। और अगर ये यहाँ पर योग करता है तो बन जाता है बड़ा। तो ऐसे करके ये जो स्वर होते हैं हमारे, ये कौन से स्वर हो जाते हैं? संयुक्त, क्योंकि इन स्वरों में दो या दो से अधिक स्वरों का योग होता है। तो हमने पहला प्रकार जो देखा था वो है हमारा मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो लगने वाले आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, जैसे एक हर्ष स्वर हो गया, एक दीर्घ स्वर हो गया, और जो हमारा स्वर है प्लूत स्वर। ये स्वर है। तो ये हिंदी में अगर ज्यादातर ये हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, तो मुख्य रूप से अगर बात करें तो हमारे स्वर 2 प्रकार के ही होते हैं। एक तो होता है हर्ष स्वर, जिसे हम लघु स्वर कह सकते हैं या छोटा स्वर कह सकते हैं या एक मात्रिक स्वर कह सकते हैं, और ये दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर, जिसे हम गुरु स्वर भी कह सकते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। अब बात करें कि इन स्वरों को, जो हर्ष स्वर है, इसकी मात्रा गिनने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इनकी जो लघु स्वर होते हैं, इनकी मात्रा गिनने के लिए हम केवल एक साइन का इसका प्रयोग करते हैं। ये एक डंडे जैसा चिन्ह लगाया जाता है, इसका हम प्रयोग करते हैं इस मात्रा गिनने के लिए, इस चिन्ह का। और दीर्घ स्वर की बात करें तो ये जो दीर्घ स्वर है, इनको गिनने के लिए हम एस के जैसे आकार का इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब हम छंद पढ़ते हैं, सोटा पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, चौपाई छंद पढ़ते हैं, तो उनमें जो मात्राओं के आधार पर जब हम पहचान करते हैं तो हमें गिनने के लिए इन्हीं चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। तो इनसे हम क्या गिन सकते हैं कि एक मात्रा लगी है या 2 मात्रा, इस तरीके से। और प्लूत स्वर की अगर बात करें तो उसमें 2 या जैसे 3 डॉट 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 ऐसे होता है, तो ये अधिक होता है, तो ये तुम्हारा प्लूत स्वर में चला जाता है। तो अभी हमने स्वरों का पहला प्रकार देख लिया, मात्रा और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। फिर आगे हम दूसरा प्रकार देखने वाले हैं कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ की आकृति जो हमारी बनती है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आगे, तो आगे चलते हम। और जब भी पढ़ने बैठे तब साथ में पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठें। आप चीज़ों को नोट करते रहें, और अगर ऐसे ही आप देखते रहेंगे तो चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी, क्योंकि जब तक हम पेन और कॉपी साथ में लेकर नहीं बैठते, चीज़ों को नहीं लिखते, हमारा दिमाग नहीं चलता।
तो कृपया अपनी चीज, अपने कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें और चीजों को साथ ही साथ नोट करते चलें। तो जो दूसरा प्रकार है, अब वो है हमारा ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर अगर स्वरों के प्रकार की हम बात करें तो दो प्रकार के स्वर होते हैं हमारे। एक होता है व्रतमुखी और एक होता है अव्रतमुखी, या फिर हम कह सकते हैं एक होते हैं वृत्ताकार और एक होते हैं अवृत्ताकार। एक तो होते हैं हमारा वृत्ताकार, या इन्हीं को हम कह सकते हैं व्रतमुखी स्वर, और दूसरे अवृत्ताकार या अव्रतमुखी। ये सही है। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर बात करें तो ये स्वरों के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वृत्ताकार और एक होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं व्रतमुखी, और अवृत्ताकार को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं अव्रतमुखी। अब वृत्ताकार का मतलब क्या होता है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओठ की आकृति है वो वृत्त के आकार की बन जाती है, ऐसे स्वरों को हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं या व्रतमुखी स्वर कह सकते हैं। और ऐसे वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे ओष्ठ की जो आकृति है वो वृत्त आकार में नहीं बनती, तो उनको हम अव्रतमुखी स्वर कहते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पर, वृत्ताकार का मतलब ही क्या होता है, जैसे वृत्त धन आकार, यानी हमारे जो ओठ हैं, ओष्ठ हैं, वो जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओठ की जो आकृति है या आकार है वो ऐसा बन जाता है गोल, वृत्त के जैसा बन जाता है। वृत्त का मतलब ही क्या होता है, गोल। तो उन्हीं स्वरों को हम क्या कह सकते हैं, वृत्ताकार स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ की आकृति वृत्त के आकार की बन जाती है, उन्हें वृत्ताकार या व्रतमुखी स्वर कहते हैं। कार या व्रतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे स्वर हैं ओ ओ ओ औ। ये जो स्वर है हमारे, ये कैसे हैं, इनका अगर हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो ओठ की आकृति है वो वृत्त के आकार की बन जाती है। तो ये जो चार स्वर हैं हमारे व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। दूसरा इधर देखते हैं हम कि अव्रतमुखी वे स्वर जिनका उच्चारण
करते समय उच्चारण करते समय ओष्ठ वृत्त आकार में नहीं खुलते, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ वृत्त आकार में नहीं खुलते, ऐसे स्वर अवृतमुखी या अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अब वे स्वर हैं कौन कौन से, जो उच्चारण करते समय उनके आकृति, ओठ की जो आकृति है वो तुम्हारी वृत्त के आकार में नहीं बनती। तो मैंने अभी इससे पहले बताया था कि हमारे जो पता है स्वरों की संख्या है वो कितनी है, 11। 11 में से हमारे पास कितने स्वर आ गए यहाँ पे, 4। इन चारों को हटाकर बाकी जो स्वर बचे उधर वो सब कैसे हो जाएंगे, अवृत्ताकार स्वर के हो जाएंगे। जैसे आ और ई, ये दोनों है ही। तो उसके बाद क्या बचा हमारे पास, ए, और री। 2 2 4 2 6 1 7 और 4 हमारे इधर। इस तरीके से हमें स्वरों के जो प्रकार हैं उसमें ओष्ठ की आकृति पर हमने देखा कि स्वर 2 प्रकार के, वृत्ताकार या वृत्तमुखी, अवृत्ताकार या अवृतमुखी। और जो वृत्ताकार है उनकी परिभाषा देख लीजिए। बस पहले परिभाषा का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, हमें बस समझना है, क्योंकि अगर हम एक बार किसी चीज को अच्छे से समझ जाए तो परिभाषा बनाना कुछ ज्यादा कठिन नहीं होता है। कि वे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ की आकृति वृत्त के आकार में बन जाती है उन्हें वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे ये उ और ओ। और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति वृत्त के आकार में नहीं बनती या ओष्ठ वृत्त के आकार में नहीं खुलते, वे स्वर तुम्हारे अवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। अब एक स्वर और आता है जिसे हम बोलते हैं विदेशी स्वर। विदेशी स्वर आपने देखा होगा इस तरीके से। तो अगर हम इसका भी उच्चारण करें तो इसका उच्चारण करते समय भी हमारे जो ओष्ठ हैं उनकी आकृति वृत्त के आकार में ही बनती है। तो ये विदेशी स्वर है, ये भी हमारे वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर में गिना जाता है। इसको याद रखना, मैं इसको लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि ये जो है इसे ओ बोला जाता है। एक्चुअली में जैसे हम जब पढ़ते हैं कॉलेज, डॉक्टर, तो इन चीज़ों में, हॉस्पिटल, तो इनको जब हम इन वर्णों को लिखते हैं तो इसी का प्रयोग किया जाता है। तो इसको जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारे ओष्ठ की आकृति इसी आकार में बन जाती है, वृत्त के आकार में बन जाती है। और एक और बात, इस स्वर को एक तो विदेशी स्वर भी कहा जाता है और इसे मेहमान स्वर भी बोलते हैं। मेहमान स्वर या इसे आगत स्वर भी बोलते हैं, या इसे ग्रहित स्वर भी बोलते हैं। ग्रहित स्वर भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा जो वो है, इसको भी हम वृत्तमुखी स्वर में गिनते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एक और स्वर होता है जो विदेशी स्वर है, ये को जोड़कर वृत्तमुखी स्वरों की संख्या है वो 5 हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रकार पर फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आगे हम देखते हैं कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के प्रकार।
आगे देखते हैं। साथ में पेन को भी जरूर लेकर बैठे। और चीजों को साथ ही साथ नोट करते रहे। अगला जो प्रकार है हम देखते हैं तुम्हारा जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के प्रकार। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। अब आगे जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के प्रकार देखते हैं हम। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और पश्च स्वर। इस तरीके से ये जीव की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब अग्रस्वर और मध्य स्वर, पश्च स्वर का मतलब क्या होता है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीव है उसका जब अगले भाग पर ऊपर जब जीव टच करती है तो ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में हमारे जीव का अगला भाग, जो पहला भाग होता है, अग्र भाग होता है, जो क्रियाशील रहता है, उसका उच्चारण करते समय उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, अग्र स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीव का अग्रभाग क्रियाशील रहता है, ने अग्र स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय या जिन्हें उच्चारित करते समय या जिन्हें बोलते समय जीव का जो अग्र भाग है वो क्रियाशील रहता है, वो तुम्हारे अग्र स्वर कहलाते हैं। अब ये अग्र स्वर हैं कौन कौन से हमारे? तो जैसे ए, ऐ और रे, ये जो 5 स्वर हैं हमारे, ये हमारे अग्र स्वर हैं। इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारे जीव का जो अग्रभाग है वही क्रियाशील रहता है। दूसरा है मध्य स्वर। मध्य स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीव का मध्य भाग क्रियाशील रहता है। वे स्वर करते समय जीव का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं। जैसे तो ये हमारा, जैसे अगर देखें तो एक छोटा आ, जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो ये हमारा
जीव का जो मध्य भाग है वही हमारा क्रियाशील रहता है। तो इसकी संख्या की अगर बात करें तो ये मध्य स्वर 1 होता है, और अग्र स्वर की बात करें 2, 2, 4, 1, 5, इनकी संख्या हमारी 5 हो जाती है। अब आते हैं हमारे पश्च स्वर। तो पश्च स्वर क्या होते हैं कि वही वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीव का पश्च भाग क्रियाशील रहता है। पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर कहते हैं। अब देख सकते हैं कि हमें इनको याद करने का तरीका भी देखना है कि जैसे हमें पता है कि ये 5 तो हमारे अग्र स्वर हो गए और एक ये हो गया 6, हमारे पास बचे कितने स्वर हैं उनको हमें बस यहाँ पे लिख देना है पश्च स्वर। जैसे एक तो कौन है, उ, ओ, औ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, एक बड़ा आ। तो इन्हें याद करने का तरीका भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि जैसे जो 3 के अक्षर के, जैसे मान लो मैंने बना दिया यहाँ पे ये 3 का अक्षर, तो 3 के अक्षर के जैसी आकृति के जितने भी स्वर हैं वो सब कहाँ जा रहे हैं, पश्च स्वर में जा रहे हैं। एक केवल बच रहा है, वो छोटा आ है। उसको याद रखना है कि छोटा आ केवल एक मध्य स्वर में होता है, बाकी जो 3 की आकृति के जो स्वर होते हैं वो तुम्हारे पश्च स्वर में जा रहे हैं। इतना याद रहेगा, बाकी के जो बच्चे तुम्हारे वो किस में चले जाएंगे, अग्र स्वर में चले जाएंगे। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर हमने देखा स्वरों के प्रकार। तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर होता है। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीव का जो अगला भाग होता है, अग्र भाग होता है, वो क्रियाशील रहता है, तो उसे हम कहते हैं अग्र स्वर। जो हमारी उनकी संख्या 5 है, दोनों ई और ऐ और मध्य स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीव का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीव का पश्च भाग क्रियाशील रहता है, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। तो ये आज हमने स्वरों के 3 प्रकार देख लिए। एक तो मात्रा और उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर बता दिया था मैंने। उसके बाद हमने देखा उष्ट की आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तीसरा पॉइंट हमने देखा जीव की क्रियाशीलता के आधार पर प्रकार, वो स्वरों के प्रकार। अब आगे हम बात करेंगे, अभी 2-3 प्रकार और बचे। एक तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार और एक जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो कल हम स्वरों के प्रकार पूरे खत्म कर देंगे। तो जब भी आप बैठें तो पेन और कॉपी दोनों साथ लेकर ही बैठें, चीज़ों को पढ़ें। ये आपकी जो हिंदी है ये बोर्ड लेवल और तुम्हारे कंपटीशन लेवल हर तरीके से आपके कोर्स को कवर करने वाले व्याकरण है। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल अंकुरम एकेडमी डिजिटल के साथ। आपको ऐसी ही बेहतरीन वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती